सभी को नमस्कार। मैं कपिल डांगी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोड़की। पिछले वीडियो में अपन ने जो पढ़ाई के लिए टॉपिक चुना था वो था यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट। उसमें अपन ने जो विलयन की सांद्रताएं विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत की जाती हैं उनको डिटेल में पढ़ा, उनका अध्ययन किया। उसके बाद में थोड़ा डिले हो गया क्योंकि मेरी कोरोना में ड्यूटी लग गई तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी कुछ समय निकाल कर ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पार्ट 2। इसमें क्या करेंगे कि जो सांद्रता की विभिन्न इकाइयां जो पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ी हैं उससे संबंधित किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, न्यूमेरिकल्स के उदाहरण लेने से पहले इन सांद्रताओं के लिए कुछ विशेष प्रकार के समीकरण हैं जिनका उपयोग न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए काम में लिया जाता है। उन समीकरणों की चर्चा पहले कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी इक्वेशन या हिंदी में अगर इसको कहें नॉर्मलता समीकरण। देखिएगा, तो तनु करने से पहले और तनु करने के बाद इनकी नॉर्मलताओं के मध्य जो संबंध होगा वो इस समीकरण के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। N1V1 बराबर N2V2। तनुकरण से पहले नॉर्मलता N1 थी, आयतन V1 था। तनुकरण करने के बाद नॉर्मलता हो गई N2, आयतन हो गया V2। तो तनुकरण से पहले और पश्चात जो नॉर्मलताओं में संबंध है वो इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर चार राशियां हो गई N1V1 N2V2। इनमें से अगर किन्हीं तीन के मान आपको दिए हुए हैं तो आप चौथे की गणना कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। वैसे ही इक्वेशन है मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन जिसको हिंदी में कहेंगे मोलरता समीकरण। देखिएगा, जैसा मोलरता में पढ़ा वैसा ही मोलरता में है। कोई विलयन है जिसकी मोलरता का मान है M1 और आयतन है V1। इसको तनु करके इसका आयतन कर दिया जाता है V2 और मोलरता का मान हो गया M2। तो तनु करने से पहले और तनु करने के पश्चात इनकी मोलरताओं के मध्य जो समीकरण आएगा वो आएगा M1V1 बराबर M2V2। इस समीकरण को कहते हैं मोलरता समीकरण। इन चार राशियों में से अगर किन्हीं तीन के मान आपको पता है तो चौथे की गणना की जा सकती है। यहां पर ये जो मोलरता समीकरण है ये उस कंडीशन में है जब इस समीकरण के दाएं और बाएं भाग में विलयन एक जैसे ही हैं, एक समान ही हैं, या ऐसे विलयन हैं जिनके मध्य कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। मान लेते हैं कि किन्हीं दो विलयनों को अपन मिला रहे हैं जिनके मध्य अभिक्रिया भी होती है, तो उनके लिए तनुकरण से पहले और तनुकरण के बाद जो मोलरताओं में संबंध होगा उसको देखिए कैसे निकालेंगे। M1V1 बटा N1 बराबर M2V2 बटा N2। ये कोई एक ऐसा घटक है विलयन का जिसकी मोलरता का मान M1, आयतन का मान V1 है, और यहां देखिएगा N1 क्या है? N1 है उसके मोलों की संख्या जो अभिक्रिया में भाग ले रही है, उस घटक के मोलों की संख्या का मान। ये दूसरा घटक है जिसके लिए मोलरता का मान M2, उसका आयतन V2 है, और यहां पर उस घटक के मोलों की संख्या जो उस अभिक्रिया के समीकरण में प्रयुक्त की जा रही है। घटक 1, घटक 2
उनकी मोलरताओं में संबंध N1 और N2 क्या है, घटक 1 के मोलों की संख्या, और N2 क्या है, घटक 2 के मोलों की संख्या। दोनों की मोलरताओं में इस प्रकार से आप संबंध बता सकते हैं। तो इस प्रकार से ये समीकरण हो गया जब घटक 1 समान ही है, तनुकरण से पहले और पश्चात। ये संबंध दो घटकों के मोलों की संख्याओं के मध्य, जब दोनों के मध्य अभिक्रिया हो रही है, एक ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है, दूसरा अपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है। अब वापस नॉर्मलता पे आते हैं। देखिएगा, जैसे कोई घटक है, उसकी नॉर्मलता का मान है N1 और आयतन उसका ले लेते हैं V1। उसी घटक के दूसरे विलयन जिसकी नॉर्मलता का मान है N2 और उसका आयतन लेते हैं V2। घटक समान है लेकिन विलयनों की सांद्रता अलग अलग है और आयतन भी अलग अलग है। इस विलयन को दूसरे विलयन में अगर हम मिला दें तो मिलाने के बाद जो परिणामी विलयन बनता है उसकी नॉर्मलता कितनी होगी, तो वो देखिएगा, N1V1 प्लस N2V2 बराबर N3V3। N1V1 और N2V2 ये दोनों, मैं फिर कह रहा हूं, दोनों एक समान ही है, दोनों की प्रकृति एक समान ही है, दोनों एक दूसरे को उदासीन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को नष्ट नहीं कर रहे हैं। ये विलयन, इसकी नॉर्मलता N1 आयतन लिया V1, दूसरा विलयन है जिसकी नॉर्मलता N2 आयतन लिया V2, दोनों को मिला दिया तो बनने वाला जो विलयन है उसका आयतन हो गया V3 और नॉर्मलता का मान है N3। इनमें ये संबंध होगा। यहां V3 क्या है, V1 प्लस V2 होता है। V3 बनने वाले विलयन का आयतन जो V1 प्लस V2 के बराबर होता है। ये उस कंडीशन में होता है जब मिलाए गए विलयन आपस में एक दूसरे की क्रियाशीलता, एक दूसरे को नष्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे, यह उस स्थिति में है जब आपने जो दो विलयन लिए हैं वो विलयन एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके उनकी प्रकृति नष्ट नहीं करते हैं, या तो दोनों अम्लीय होंगे या दोनों ही क्षारीय प्रकृति के होते हैं, एक दूसरे को उदासीन नहीं करते हैं। अब देखिएगा, अगर मान लेते हैं किसी एक नॉर्मलता वाले विलयन के V1 आयतन को किसी क्षार के साथ मिला देते हैं तो बनने वाले विलयन की नॉर्मलता का मान क्या होगा। देखिएगा, जैसे मैंने लिया एसिड जिसकी नॉर्मलता है M1, आयतन लिया V1, दूसरा है क्षार जिसकी नॉर्मलता का मान N2, आयतन लिया V2। ठीक है, अब देखिएगा, दोनों को अगर आपस में मिला दें तो जो विलयन बनेगा उस विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। सबसे पहले एसिड के लिए N1V1 के मान ज्ञात कर लो। N1V1 ज्ञात कर लिया। फिर बेस है, क्षार है, उसके लिए N2 गुणा V2 मतलब N2V2 का मान ज्ञात कर लो। अब इन दोनों मानों में से जिसका मान बड़ा होगा, मान लेते हैं N2V2 का मान N1V1 के मान से बड़ा है, तो क्या करेंगे, N2V2 में से N1V1 घटा लेते हैं। घटाने के बाद जो भी मान आएगा, मान लेते हैं कोई भी मान आ गया, B मान आ गया, अपन ने माना कि N2V2 का मान N1V1 से बड़ा है तो N2V2 में से N1V1 घटा लिया। अगर N1V1 बड़ा होता तो N1V1 में से N2V2 घटाते। अब ये घटाने के बाद जो मान प्राप्त हुआ है तो इस मान में विलयन के कुल आयतन का भाग दे देते हैं। कुल आयतन कितना हो गया, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 का भाग दे देते हैं, तो जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा, N3 के बराबर आता है। ये N3 नॉर्मलता किसके लिए होगी, जो ज्यादा होगा, मतलब यहां पर N2V2 ज्यादा है तो ये N3 है, ये क्षार की नॉर्मलता होगी। अगर N1V1 ज्यादा होता तो जो परिणामी नॉर्मलता होती वो अम्ल की होती। तो देखिएगा, बीच में प्लस, इस समीकरण में N1V1 प्लस N2V2 आ रहा है तो यहां प्लस आया,
प्लस क्यों आया? क्योंकि दोनों ही विलयन समान प्रकृति के हैं, या तो दोनों अम्ल हैं या दोनों ही क्षार हैं। यहां पर माइनस आया, क्यों? क्योंकि एक अम्ल है एक क्षार है, जो एक दूसरे को उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा नष्ट करते हैं। यहां बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो इस प्रकार से ये अपने पास कुछ समीकरण हैं जिनकी सहायता से विभिन्न न्यूमेरिकल हल किए जाते हैं। तो कुछ उदाहरण लेते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COH को 75 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर बनने वाले विलयन की मोललता व मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा है, देखिए कैसे हल करेंगे। तो इसका जो हल है उसमें सबसे पहले अपन ले लेते हैं मोललता की। मोललता की गणना कैसे करेंगे? मोललता जिसको स्मॉल m के द्वारा दर्शाते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे? विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। अगर ग्राम में है तो ऊपर गुना 1000 आ जाता है। विलय के मोलों की संख्या क्या है, कैसे निकालते हैं? देखिएगा, अपन जानते हैं कि विलयन में जो कम मात्रा में है वो विलय होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है। यहां पर एथेनोइक अम्ल है, ये 2.5 ग्राम है, इसका मतलब विलय हो गया। बेंजीन क्या है? 75 ग्राम है, तो विलायक हो गया। अब विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? मोलों की संख्या निकलती है दिए गए घटक के द्रव्यमान में उसके अणुभार का भाग दे देते हैं, तो उसके मोलों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो देखिएगा, विलय क्या है? एथेनोइक एसिड। विलय के मोलों की संख्या हो गई द्रव्यमान बटा अणुभार। यहां विलायक का द्रव्यमान है द्रव्यमान और गुणा 1000। विलय है उसका द्रव्यमान है 2.5। अणुभार कितना हो जाएगा एसिटिक अम्ल का? 12 और 3 15, 15 और 12 27, 27 और 1 28, 28 और 32 कितना हो गया? कितना हो गया? 28 और 32 60 हो गया कि नहीं? तो ये आ गया अणुभार 60, विलायक का द्रव्यमान है 75 ग्राम गुणा 1000। ये गणना तो आप कर ही लेंगे आगे। तो ये जो गणना करने के बाद परिणाम प्राप्त होगा वो क्या आ जाएगा आपके सामने? मोललता। ये जो विलयन बनेगा इसकी मोललता का मान ज्ञात हो जाता है। इस तरह से मोललता की गणना कर लेते हैं। अब देखिएगा दूसरा भाग क्या है इसका? मोल भिन्न। इसका बी भाग है मोल भिन्न। अपन जानते हैं किसी भी विलयन में जितने भी घटक होते हैं उन सब घटकों के लिए मोल भिन्नों के मान अलग अलग ज्ञात किए जाते हैं। तो एथेनोइक अम्ल का मोल भिन्न अलग निकलेगा, बेंजीन है इसका मोल भिन्न अलग निकलेगा। देखिए कैसे। सबसे पहले दोनों के मोलों की संख्या की गणना कर लेते हैं। NCH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकलेगी? इसके द्रव्यमान में इसके अणुभार का भाग दे देते हैं। द्रव्यमान में अणुभार का भाग दे दिया। दूसरा है NC6H6 बेंजीन के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी? बेंजीन का जो द्रव्यमान है उसमें बेंजीन के अणुभार का भाग देते हैं। बेंजीन का अणुभार कितना है? 12 × 6 72 और 6 78 78 हो गया। तो ये हो गया बेंजीन के मोलों की संख्या। अब एसिटिक अम्ल और बेंजीन दोनों के लिए मोल भिन्न ज्ञात करते हैं। XCH3COOH एसिटिक अम्ल के मोल भिन्न का मान कैसे निकलेगा?
NCH3COOH बटा NCH3COOH प्लस NC6H6। एसिटिक अम्ल के मोल भिन्न का मान निकलेगा। ऊपर है एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या और नीचे कुल मोलों की संख्या, जो विलयन में विभिन्न घटक हैं उनके मोलों की संख्याओं का योग आ जाता है। आपके पास एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या का मान है, बेंजीन के मोलों की संख्या का मान है, वो मान यहाँ पे समीकरण में रखेंगे और गणना करके एसिटिक अम्ल के मोल भिन्न की गणना कर लेंगे। मान रख के गणना तो कर ही लेंगे ना, तो इस तरह से एसिटिक अम्ल के मोल भिन्न की गणना हो जाती है। वैसे ही बेंजीन का जो मोल भिन्न है वो ज्ञात होगा NC6H6 बटा NC6H6 प्लस NCH3COOH। बेंजीन के मोल भिन्न का मान बेंजीन के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्याओं का योग। इनमें 3 प्रकार के जो मान हैं आपको रखने हैं यहाँ पे, वो मान ये रहे। 2 तो बेंजीन के मोलों की संख्या है, ये रही बेंजीन के मोलों की संख्या, और एक है वो है एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या। तो इस तरह से आप बेंजीन के मोल भिन्न की गणना कर सकते हैं। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर देखिए मैंने कल बताया था कि विलयन में जितने भी घटक होते हैं उन सब घटकों के मोल भिन्नों का योग इकाई होता है। मतलब इस विलयन में एसिटिक अम्ल और बेंजीन दोनों के मोल भिन्नों का योग 1 होगा। तो अगर आपने एसिटिक अम्ल के मोल भिन्न का मान यहाँ पे विभिन्न मान रख के उनकी गणना करके ज्ञात कर लिया है, तो बेंजीन के लिए आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, जो एसिटिक अम्ल के मोल भिन्न का मान है उसको 1 में से घटा दो, जो परिणाम आएगा वो बेंजीन के मोल भिन्न का मान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से भी आप मोल भिन्न की गणना कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में मिलाकर 250 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, तो 250 मिलीलीटर भी हो गया। तो 250 मिलीलीटर विलयन बनाते हैं, मोलरता व नॉर्मलता की गणना कीजिए। 2 प्रकार के इसमें गणनाएं आपसे पूछी गई हैं, एक एक करके इनकी गणनाएं करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मोलरता की। मोलरता जिसको कैपिटल एम के द्वारा दर्शाते हैं, सूत्र क्या है इसका, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। अगर मिलीलीटर में लेते हैं तो ऊपर गुना 1000 आ जाता है। अब देखिएगा यहां पर क्या कर रहे हैं अपन, 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में मिलाकर 250 सेंटीमीटर क्यूब विलयन बना रहे हैं। तो विलय कौन सा हुआ, H2SO4, जिसका द्रव्यमान कितना है 9.8 ग्राम। तो विलय हो गया H2SO4 और उसके मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, इसके द्रव्यमान में इसके अणुभार का भाग दे देते हैं। द्रव्यमान है 9.8 ग्राम और H2SO4 का अणुभार है 98। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए 9.8 बटा 98। अब है विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना विलयन बनाया, 250 मिलीलीटर विलयन बनाया, और ऊपर ये गुणा 1000 में है। तो ये जो मान है यहां से काटेंगे तो काटापीटी कर लेना, गणना तो कर ही लेंगे आप। तो इस प्रकार से जो आगे गणना करेंगे उससे जो मान प्राप्त होगा वह इस विलयन की मोलरता का मान प्राप्त हो जाता है। अब देखिए अपन ज्ञात करते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता को कैपिटल N के द्वारा दर्शाते हैं। नॉर्मलता मोलरता में देखिए तुलना करके चलिएगा आप, जहां विलय के मोलों की संख्या है वहां पे क्या आएगा, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या
बटा विलयन का आयतन, अगर मिलीलीटर में है तो गुणा ऊपर 1000 आ जाता है। ये फॉर्मूले हैं, इनकी परिभाषाएं हैं, ये अपन ने पिछले वीडियो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट में देख चुके हैं, और वो वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल है केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर, उसको सब्सक्राइब करके वो आप इसका पिछला पार्ट फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उसको देख के आप इसकी गणनाएं करेंगे, ये न्यूमेरिकल हल करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो नॉर्मलता के लिए देखिए अपन मान याद करते हैं। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलती है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकलती है, जिस पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी है उसके द्रव्यमान में उसके तुल्यांकीय भार का भाग देंगे। तो देखिएगा विलेय है H2SO4, इसका द्रव्यमान कितना है 9.8। अब इसमें भार किसका देंगे? तुल्यांकी भार का। तुल्यांकी भार कैसे निकलता है? तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा अम्लीयता या क्षारीयता। तो देखिएगा अणु भार कितना है H2SO4 का 98, और इसकी क्षारीयता का मान कितना है 2, तो इसके तुल्यांकी भार का मान आ गया 49। तो यहां पर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में इसके द्रव्यमान में तुल्यांकी भार का भाग दे देते हैं। विलयन का आयतन कितना है 250 ml, ऊपर गुणा 1000 कर देते हैं। तो इस गणना से जो मान प्राप्त होगा वह इस विलयन की नॉर्मलता का मान होगा। बहुत ही सिंपल है, आसानी से अपन प्राप्त कर सकते हैं। दो न्यूमेरिकल, आगे के न्यूमेरिकल देखिएगा। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। H2SO4 के 15% विलयन की मोललता व मोलरता की गणना कीजिए। इस विलयन का घनत्व 1.020 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए कैसे हल करेंगे। हल में फर्स्ट अपन गणना करते हैं मोललता की। मोललता में क्या चाहिए? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। अगर ग्राम में लेते हैं तो ऊपर गुणा 1000 आ जाता है। दो चीजें आपको ये चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन में वापस चलते हैं। दिया हुआ क्या है विलयन में 15% H2SO4 का विलयन, मतलब ये भार प्रतिशतता है। भार प्रतिशतता में यहां 15% ये मान दिया हुआ है। इसका मतलब कि 100 ग्राम विलयन में 15 ग्राम H2SO4 है और 85 ग्राम जल है, तब ये 15% हो जाता है। तो विलय कौन सा हुआ? H2SO4 हो गया, जिसका कितना ग्राम है 15 ग्राम। विलायक क्या हो गया? जल हो गया, जिसका द्रव्यमान कितना है 85 ग्राम। तो देखिएगा विलय के मोलों की संख्या, विलय है H2SO4, मोलों की संख्या कैसे निकलेगी? इसके द्रव्यमान में इसके अणुभार का भाग दे देते हैं। द्रव्यमान कितना आ गया इसका 15 ग्राम। H2SO4 का अणुभार कितना होता है 98। अब है विलायक का द्रव्यमान, विलायक मतलब जल कितना है 85 ग्राम और ऊपर गुणा 1000। बिल्कुल कितना सिंपल है। भार प्रतिशतता के मान से आप मोललता की गणना कर रहे हैं। एक प्रकार की सांद्रता से दूसरे प्रकार की सांद्रता की गणना कर सकते हैं। बहुत ही आसान हो गया। अब देखिएगा दूसरा भाग मोलरता। ये गणना तो कर ही लेंगे, आप पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, आप करते रहना, ठीक है ना। मेन बात है आप फॉर्मूला सही होना चाहिए, उसमें मान सही रख रहे हैं तो आगे गणना तो आप कर ही लेंगे। मोलरता, मोलरता में जो अनुपात है उसमें ऊपर विलेय के
मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन अगर मिलीलीटर में लेते हैं तो ऊपर गुना 1000 आ जाता है। देखिएगा विलय वही H2SO4, उसके मोलों की संख्या वैसे गुना, उसकी गणना वैसे ही करेंगे 15 बटा 98, 15 उसका द्रव्यमान है, 98 उसका अनुभार है। अब देखिए विलियन का आयतन कहां से आता है, आपके सामने ये घनत्व दिया हुआ है। घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन क्या हो जाएगा, बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। अब देखिएगा आपने विलियन कितना माना 100 ग्राम, तो विलियन का द्रव्यमान कितना है 100, उसका घनत्व दिया हुआ है कितना है 1.020। तो ये जो अनुपात है ये क्या प्राप्त हो गया, ये आ गया आपके सामने विलियन का आयतन इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। इस आयतन का मान इस समीकरण में रख देंगे तो मोलरता की गणना हो जाएगी। देखिएगा विलय के मोलों की संख्या बिल्कुल इसके समान ही प्राप्त करेंगे 15 बटा 98, 15 H2SO4 का द्रव्यमान है, 98 उसका अणुभार है। विलियन का आयतन कितना हो गया, ये रहा, इसका मान यहां पे रख देते हैं गुणा 1000। तो ये मान रखकर आप इसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद जो मान प्राप्त होगा वह विलियन की मोलरता का मान आपके सामने प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से मोलरता की गणना कर सकते हैं, मोलरता दोनों ही गणना कर सकते हैं। भार प्रतिशत दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जल की मोलरता की गणना करना। बिल्कुल जिस भी क्वेश्चन को आप हल करते हैं सबसे पहले आप देखिए पूछा हुआ क्या है, जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला लिख डालो। सबसे पहले मोलरता पूछा है तो मोलरता का फॉर्मूला लिख दो। विलेय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन। अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर गुना 1000 आ जाता है। अब देखिए जल की मोलरता पूछी है तो जल विलियन है, उसमें विलेय भी जल है, विलायक भी जल है और विलियन भी जल है। मान लेते हैं अपने पास 1 लीटर जल अपन ने ले लिया। 1 लीटर जल में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब इसका घनत्व देखिए 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो इसका मतलब जल के 1 मिलीलीटर आयतन का द्रव्यमान 1 ग्राम होगा। आपने 1 लीटर जल लिया जिसमें 1000 मिलीलीटर है तो द्रव्यमान में कितना हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। तो देखिएगा विलेय क्या है, जल है, विलियन क्या है, जल है। विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, उसके द्रव्यमान में उसके अणुभार का भाग दे देते हैं। 1 लीटर आपने जल लिया है तो द्रव्यमान कितना हो गया 1000 ग्राम, तो 1000 अणुभार कितना होता है जल का 18, H2O 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया तो कुल हो गया 18। तो 1000 उसका द्रव्यमान बटा 18 तो मोलों की संख्या हो गई। विलियन का आयतन, जल ही विलियन है, कितना लिया 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर, ऊपर ये 1000 है, 1000, इस 1000 से ये 1000 कट गया तो क्या आ गया 1000 में 18 का भाग दे रहे हैं, आ गया 55.56 m। ये है शुद्ध जल की मोलरता। मोलरता इस प्रकार से जल के लिए ज्ञात कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, निम्न विलयनों की नॉर्मलता की गणना कीजिए। आपके पास में 3 प्रकार के विलयन यहाँ पर दिए हुए हैं और उनकी नॉर्मलता की गणना करनी है। इस वीडियो के शुरू में अपन ने देखा है कि न्यूमेरिकल हल करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के समीकरण, जिसको नॉर्मलता समीकरण या मोलरता समीकरण अपन कहते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। तो वीडियो के शुरू में जाकर आप उन समीकरणों को थोड़ा वापस देख लें कि नॉर्मलता के समीकरण किस प्रकार से हल किए जाते हैं या किस प्रकार से लिखे जाते हैं। उन समीकरणों की सहायता से ही इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला भाग लेते हैं। 100 मिलीलीटर 0.2 नॉर्मल H2SO4 को 50 ml 0.1 N HCl के साथ मिलाते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मिलाए गए दोनों विलयन अम्लीय प्रकृति के हैं। दोनों की प्रकृति एक समान है, मतलब वो एक दूसरे की प्रकृति को नष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, दो जो विलयन आपस में मिला रहे हैं उन दोनों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आप ज्ञात कर लीजिए। ग्राम तुल्यांकों की संख्या सबसे पहले H2SO4 N1 V1। N1 का मान कितना है? 0.2 दिया हुआ है। V1 का मान कितना हुआ है? 100, ये भी दिया हुआ है। N2 V2 HCl के लिए आप कुल ग्राम तुल्यांकों की संख्या की गणना कर लीजिए। N2 का मान कितना है? 0.1। V2 कितना है? 50। अब ये जो दोनों ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात हो गई, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। N1 V1 प्लस N2 V2, दोनों को जोड़ने पर मतलब विलयनों को मिला दिया आपस में। दोनों विलयनों को मिलाने के बाद जो विलयन बना उसकी नॉर्मलता है M3 और आयतन कितना हो गया? V3। चूंकि यहाँ पे V3 क्या है? V1 प्लस V2, इन दोनों विलयनों को मिलाने पर जो आयतन प्राप्त हुआ वो V3 है। N1 V1 ये रहा 0.2 गुणा 100। N2 V2 ये रहा 0.1 गुणा 50। N3 का मान आपको निकालना है और V3 कितना हो गया? 100 ml ये है, 50 ml ये है, मतलब 150। और N3 हो गया 0.2 गुणा 100 प्लस 0.1 गुणा 50 बटा 150। ये जो मान प्राप्त होगा ये इन दोनों विलयनों को मिलाने पर बनने वाले विलयन की नॉर्मलता का मान होगा। यहां पर देखिएगा बीच में प्लस आया है, क्यों? क्योंकि दोनों विलयनों की प्रकृति अम्लीय है जो एक दूसरे को नष्ट नहीं करती है। अब दूसरा भाग लेते हैं इसी क्वेश्चन का, ये बी भाग। बी भाग में ध्यान दीजिएगा, एक अम्ल है, दूसरा क्षार है, एक H2SO4 दूसरा NaOH। मतलब अम्ल है वो क्षार की प्रकृति को नष्ट करेगा या क्षार है वो अम्ल की प्रकृति को नष्ट करेगा। तो इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें क्या करेंगे? पहले अम्ल और क्षारों के लिए पृथक पृथक रूप से ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसके लिए ज्ञात करें N1 V1। N1 कितना है? 0.1 गुणा V1 कितना है? 100। तो ये आ गया आपके पास 10। इसका मान 10 प्राप्त हो गया। 0.1 को 100 से गुणा कर रहे हैं तो आपके पास मान प्राप्त हो गया 10। N2 V2 NaOH है, उसके लिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या गणना करेंगे। N2 कितना है? 0.2। V2 कितना है? 100। तो इसका मान प्राप्त हो गया 20। अब देखिएगा ज्यादा मान किसका है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्यादा किसकी है? NaOH की। तो जिसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्यादा होती है उसमें से जिसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या कम है उसको घटा देते हैं। तो क्या होगा? N2V2 माइनस N1V1। माइनस आ गया क्योंकि मिलाए गए विलयनों की प्रकृति विपरीत है। जो विलयन बनेगा वो N3V3। V3 है विलयन का आयतन जो इन दोनों मिलाए गए विलयनों के आयतनों का योग होगा। N2V2 कितना है? 20। N1V1 कितना है? 10। N3 ज्ञात करना है
V3 कितना हो गया 100 ml ये है, 100 ml ये है, 200, तो N3 हो गया 20 माइनस 10, 10 बटा 200। ये N3 नॉर्मलता है, और नॉर्मलता किसकी, जो बनेगा विलयन उसकी नॉर्मलता है, और ये सांद्रता NaOH की सांद्रता होगी, ना कि H2SO4 की। क्यों? H2SO4 तो सारा का सारा उदासीन हो जाएगा, उदासीन होने के बाद सिर्फ कौन सा बचा, NaOH बचा, क्योंकि NaOH के ग्राम तुल्यांकों की संख्या वो H2SO4 से ज्यादा है। तो ये जो नॉर्मलता है ये N3, ये NaOH के विलयन की नॉर्मलता प्राप्त होगी, जो दोनों को मिलाने से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे माइनस आया क्योंकि मिलाए गए विलयनों की प्रकृति विपरीत है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका भाग C। सबसे पहले कोई जिन विलयनों को मिला रहे हैं उनके ग्राम तुल्यांकों की संख्या पृथक पृथक रूप से निकाल लेते हैं। देखिएगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नॉर्मलता होनी चाहिए, यहाँ तो मोलरता दी हुई है। तो नॉर्मलता कैसे याद करेंगे, नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा अम्लीयता या क्षारीयता, जो अपने वीडियो इसके फर्स्ट भाग में अपन ने देखा था। तो सबसे पहले देखिएगा 0.1 m है, तो नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, N1 मान लेते हैं, 0.1 गुणा 2, 0.2 हो गया। क्यों? क्योंकि H2SO4 की क्षारीयता का मान 2 है, तो मोलरता को इसकी क्षारीयता से गुणा कर देंगे तो नॉर्मलता आ जाएगी। V1 कितना है, 100 दे रखा है, तो N1 V1 बराबर 0.2 गुणा 100। अब इस पे आते हैं, इसके लिए भी नॉर्मलता की गणना वैसे ही करेंगे, मोलरता गुणा इसकी अम्लीयता NaOH। अब NaOH की अम्लीयता 1 है, तो मोलरता को 1 से गुणा करेंगे तो वही मान प्राप्त हो जाता है। तो NaOH के लिए मोलरता और नॉर्मलता के मान बराबर है। इसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलेगी, N2 का मान वही 0.1 आ गया, V2 कितना दिया हुआ है 100, तो N2 V2 बराबर 0.1 गुणा 100। तो देखिएगा H2SO4 के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ गई 20 और NaOH के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ गई 10। अब के ज्यादा कौन सा है, H2SO4, तो क्या होगा, ज्यादा में से कम को घटाएंगे और इस समीकरण के द्वारा जो परिणामी विलयन है उसकी नॉर्मलता की गणना कर लेंगे। यहां पर अपन ने क्षार में से अम्ल को घटाया था, या अम्ल में से क्षार को घटा रहे हैं, तो देखिए क्या मान प्राप्त हो जाएगा, N1V1 का मान कितना है 20, N2V2 का मान कितना है 10, N3 निकालना है, और V3 कितना है 100 ml ये, 100 ml ये, कुल हो गया 200 गुणा 200, और N3 हो गया 20 माइनस 10 मतलब 10 बटा 200, ये आ गया 1/20। तो ये जो नॉर्मलता का मान प्राप्त हुआ ये किसके लिए आया, H2SO4 के लिए। बी भाग में जो नॉर्मलता का N3 का मान प्राप्त हुआ वो किसके लिए था, NaOH के लिए, क्योंकि NaOH के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्यादा थी, यहाँ पर H2SO4 के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्यादा है। तो अगर मिलाए गए विलयन एक समान है तो उनके ग्राम तुल्यांकों की संख्या जुड़ जाती है, और योग में कुल आयतन का भाग देने पर परिणामी विलयन की नॉर्मलता प्राप्त होती है। अगर मिलाए गए विलयनों की प्रकृति विपरीत है तो दोनों के ग्राम तुल्यांकों संख्या को एक दूसरे में से ज्यादा में से कम को घटा लेते हैं, और जो परिणाम प्राप्त होता है उसमें कुल आयतन का भाग देते हैं, और जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन विभिन्न सांद्रताओं के लिए न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं, और सैकड़ों प्रकार के न्यूमेरिकल इसमें बन सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, दोनों वीडियोस को आप रिपीट कर करके बार बार देखिएगा, निश्चित रूप से आपके ये समझ में आ जाएंगे, और फिर हर प्रकार के क्वेश्चन आप हल कर सकेंगे। तो आप घर पे रहिए, हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, और मेरे वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।